देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग के हमने फीचर्स पढ़े थे कि हम अगर डेडिकेटेड सर्वर लेते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। क्योंकि डेडिकेटेड सर्वर अगर हम ले रहे हैं तो हम खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस को अगर रन करना है आपको, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, वेरी एक्सपेंसिव। तो इसका जो क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये वेरी एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपको बहुत खर्चीला पड़ेगा। मेंटेनेंस हाई है इसकी, और सिक्योरिटी भी हाई करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो डेडिकेटेड सर्वर ना लगा के अगर आप दूसरे ऑप्शन में आते हैं, तो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे आप, तो भी आपको एटलीस्ट दो चार सर्वर तो लेने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है। और उसी सर्वर्स के ऊपर आप क्या करोगे, अलग अलग वीएम्स वगैरह बनाओगे। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप एक शेयर होस्टिंग लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको सस्ती पड़ती है, लेकिन इसमें जो रिसोर्सेज है, ठीक है, वो अंडर यूटिलाइज हो जाता है। यानी कि अगर ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते उनको। ठीक है। और लास्ट हम बात करते हैं क्लाउड होस्टिंग की, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो इसमें क्या है कि स्केलेबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है। यानी कि सारे फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। ठीक है। सेकंड चीज हम यहाँ पे बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। यानी कि अब बात करेंगे कि किस में कितना खर्चा पड़ रहा है आपको। अगर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो आप क्या कर रहे हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हो, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब जैसे आप कंपनी ओन कर रहे हो, कंपनी खोल रहे हो, तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ कैपिटल तो आप लगाओगे वहाँ पे। ठीक है। यानी कि आपने कोई भी छोटी भी कंपनी की तो आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आप लगाओगे, दैट इज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो स्पेंडिंग कॉस्ट हो गई आपकी। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, जो भी आप कॉस्ट यहाँ पे कर रहे हो, तो टोटल आपके बिल में ऐड होती रहेगी। इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ योर बिल या टैक्स बिल। टाइम टू टाइम क्या होगा आपका, तो इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है। जैसे आपने स्टार्टिंग में किया तो एकदम से बिजनेस तो चलेगा नहीं, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। जैसे कि सर्वर की कॉस्ट हो गई आपकी, कंप्यूटर्स आपने लगा रखे हैं, सर्वर लगा रखे हैं, स्टोरेज लगा रखी है, तो उसमें टाइम टू टाइम आप हार्ड डिस्क भी ऐड करते रहोगे। ठीक है। फिर आपके पास आ गया नेटवर्क कॉस्ट। नेटवर्क में राउटर लगाओगे, स्विचेस लगाओगे, केबल्स लगाओगे, फायरवॉल लगाओगे, तमाम तरह की चीज़ें आप यूज़ करोगे वहाँ पे, तो वो होगी नेटवर्क कॉस्ट। ठीक है। बैकअप, इसके अलावा आपको बैकअप भी प्रोविजन रखना पड़ेगा। भाई इमरजेंसी हो गई, ठीक है, आपका कोई जो है डेटा है लॉस ना हो जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, बैकअप भी रखोगे अपने पास प्रोविजन करके। ठीक है। या आर्काइव करना या बैकअप करना एक ही चीज़ है, तो वो भी आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो उसमें टेप ड्राइव वगैरह आपको रखनी पड़ेगी अपने पास। ठीक है। या फिर कहीं पे आपको बैकअप रखना पड़ेगा, स्टोरेज सर्वर बना के। ठीक है। फिर आपको डिजास्टर रिकवरी के लिए भी आपको स्पेंड करना पड़ेगा, कुछ प्रोविजन रखना पड़ेगा कि भाई अगर डिजास्टर हो जाए, यानी कि ये सर्वर पूरी तरह से फेल हो जाए, तो उसका एक अवेलेबिलिटी सेट बना के रखना पड़ेगा आपको कि भाई ये सर्वर है, इसका आपने एक दूसरा सर्वर बना रखा है, अगर ये सर्वर फेल हो जाएगा तो मैं एक सेपरेट सर्वर जो है वो मैंने ले रखा है स्पेयर में, उसको यूज कर लूंगा। तो वो आपकी डिजास्टर रिकवरी के लिए अलग से प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपका डेटा सेंटर कॉस्ट। अब अगर आप डेटा सेंटर लगा रहे हो, ठीक है, तो जहाँ पे लगा रहे हो उसका रेंट देना पड़ेगा उस एरिया का। ठीक है। फिर उसकी कूलिंग के लिए जो खर्चा होगा, यानी कि जो आप कूलिंग सिस्टम उसका लगाओगे पूरा, तो उसके लिए एसी वगैरह लगाने पड़ेंगे आपको। यानी कि जो अपनी मशीनें हैं उनको ठंडा रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जब सर्वर्स चलते हैं। तो एक तो नॉइज भी होगा, हीट भी होगी, तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम आपको बेटर करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपको फिजिकल सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी उसकी, यानी कि आपको पर्टिकुलर रैक में माउंट करके रखना पड़ेगा और उसको लॉक करके रखना पड़ेगा। और सर्वर रूम इस तरह से लगाने पड़ेंगे जिससे कि वो सिक्योर रहे, कोई भी डायरेक्ट आके उसमें सर्वर को छेड़े ना या लेके ना चले जाए अपने साथ। ठीक है। और एक आपको टेक्नीशियन भी रखना पड़ेगा, टेक्निकल पर्सन जो उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करे। ठीक है। तो ये टोटल जो आपकी कॉस्ट पड़ती है, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपके पड़ता है। अब देखो, अब बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो पड़ेगा आपको वो होगा ऑपरेशनल कॉस्ट।
इसे कहते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर या ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है आपकी, उसका ये मतलब है कि आप खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं लगा रहे, ऑन प्रीमाइसेस आपका नहीं है, आप क्या क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो जो आईएसपी है या सर्विस प्रोवाइडर है या क्लाउड प्रोवाइडर है, उसको आपको पैसे देने, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ चलाने की कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, जो जो चीज आप रिसोर्सेज यूज करो। ठीक है, तो कस्टमर हैज ओनली हैज टू बी कंसर्न विद नॉन फिजिकल कॉस्ट। जो फिजिकल सर्वर हैं उनकी कॉस्ट ना देके आपको ऑपरेशनल कॉस्ट देनी पड़ रही है, जैसे कि लीजिंग सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज फीचर्स, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसकी आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। जैसे लाइसेंसिंग फीस हो गई सॉफ्टवेयर की, ठीक है, वो आपको बेयर करनी पड़ रही है। ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया हुआ है उसको चला रहे हो आप, तो वो उसकी भी कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है। दूसरा क्या है, ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयज इन द क्लाउड सर्विसेज। भाई आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे कि क्लाउड को मैनेज कर पाए वो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ट्रेनिंग का खर्चा हो गया आपका। फिर आपका आ गया पेइंग फॉर द क्लाउड सपोर्ट। तो आपको जब क्लाउड सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो अलग अलग टाइप के प्लान मिलते हैं आपको। ठीक है, सपोर्ट के, तो सपोर्ट इसका फ्री नहीं होता। ठीक है, सपोर्ट इसका पेड होता है। तो इसमें सर्विस लेवल एग्रीमेंट के हिसाब से जो है आपको अलग अलग प्लान चूज करने पड़ेंगे। भाई इमीडिएट अगर आपको चाहिए तो इमीडिएट के लिए प्रीमियम प्लान आपको लेना पड़ेगा टैक्स सपोर्ट का आपको, कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आए तुरंत ही कॉल करके आपको रिजॉल्व हो गया। कुछ ऐसे प्लान होते हैं जिसमें 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि 1 हफ्ते बाद आपको मेल आएगा और फिर आप उसको रीड कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपका जो सपोर्ट है वो थोड़ा लेट में मिलेगा आपको। तो अलग अलग टाइप की बिलिंग सर्विसेज है, तो उसी हिसाब से आपको जो है कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी क्लाउड सपोर्ट के लिए। ठीक है, बिलिंग बेस्ड ऑन द क्लाउड मैट्रिसेस। अब देखो बिलिंग जो होती है इसकी, वो डिपेंड करती है कि कितना रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो। तो एक तो कंप्यूट कॉस्ट हो गई और दूसरी होगी स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, कंप्यूट कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई, ठीक है, और फिर आपने उसे रन कर दिया। अब जितनी देर तक वो रन होती रहेगी, 2 घंटे 4 घंटे, ठीक है, तो उतनी कॉस्ट आपको देनी है, दैट इज द कंप्यूट कॉस्ट। और दूसरा होता है कि जैसे कि वर्कलोड आपका बढ़ गया उसके ऊपर, तो वर्कलोड के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स, जो जितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट उसके बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज आपने ले रखा है डेडिकेटेड, तो स्टोरेज में आपकी प्रीमियम हार्ड डिस्क आपकी यूज़ होती है, एसएसडी यूज़ हो रही है वहाँ पे, तो उस प्रीमियम स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अलग से स्टोरेज की कॉस्ट आपकी जाएगी। कंप्यूट की कॉस्ट तो अलग लग रही है मशीन की, उसके साथ साथ जो डेटा स्टोर कर रहे हो आप वहाँ पे रख रहे हो उसकी कॉस्ट होती है स्टोरेज। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है ये होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। तो एक कैपेक्स और ओपेक्स, ये दो इसको इस तरह से बोलते हैं। अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर आप ऑन प्रीमाइसेस रख रहे हो तो इसमें सॉफ्टवेयर की लाइसेंस फीस देनी पड़ रही है। ठीक है, एज्योरे में सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ रही है। और देखो आपके पास यहाँ पे देखो जो एज्योरे क्या क्या चीज हैंडल करेगा। एज्योरे हैंडल करेगा, देखो आपके फिजिकल सिक्योरिटी, हार्डवेयर उसका होगा, आईटी पर्सनल, मेंटेनेंस, ये सारा कॉस्ट जो है क्या होगा, एज्योरे इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इस पे आप क्या है, ये सेविंग हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा, अगर आप ऑन प्रीमाइसेस लगा रहे हो तो ये सारी चीजें आपको बेयर करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेनिंग, साथ ही साथ इसकी भी कॉस्ट आ गई आपकी, फिजिकल सिक्योरिटी, हार्डवेयर, आईटी पर्सनल, मेंटेनेंस। लेकिन जब क्लाउड पे शिफ्ट हो गए तो ये वाली जो कॉस्ट है जो रेड कलर से है ये आपकी नहीं लगेगी। सिर्फ आपको क्या चीज करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेनिंग, सिर्फ ये करना पड़ेगा आपको, इसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। यानी कि टोटल आपकी 75% जो कॉस्ट है वो बच जा रही है अगर आप क्लाउड सर्विसेज या एज़्योर यूज कर रहे हो या AWS कुछ भी आप यूज कर रहे हो, तो उसमें आपकी जो कॉस्ट कटिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम जी। देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी होती है। अगर हम डेडिकेटेड सर्वर की बात करें तो डेडिकेटेड सर्वर में आप क्या करते हो, फिजिकल सर्वर ले लिया आपने तो उसकी टोटल कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारी कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करनी पड़ रही है। अब इसमें आप जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसकी प्राइसिंग भी बढ़ती जाएगी। अब जैसे आपने पहले एक छोटा सर्वर लिया,
ठीक है, फिर आपका उससे काम नहीं चला, आपने कहा भैया यार थोड़ा इसको अपग्रेड कर देते हैं, तो फिर आपने कैपेसिटी अपग्रेड की उसकी, आपने एक दूसरा सर्वर ले आया थोड़ा बड़ा, फिर आपने कहा भैया इसमें थोड़ा रैम और लगा देते हैं, फिर आपने रैम लगा दी, फिर आपने कहा हार्ड डिस्क की कमी पड़ रही है, हार्ड डिस्क लगा दी। यानी कि टाइम टू टाइम क्या है, आपके रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं और कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो ये डेडिकेटेड के साथ हो रहा है आपका। लेकिन अगर आप इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग पे शिफ्ट करते हैं, तो उसमें देखो आपको वीएम्स यूज करनी पड़ेगी। तो जब वीएम्स यूज करोगे तो आप ये जो सर्वर होंगे वो कंसोलिडेट हो जाएंगे। जैसे पहले 10 सर्वर लगा रखे थे, अब सिर्फ 5 के ही अंदर आप काम कर सकते हो, क्योंकि एक ही सर्वर के ऊपर आप कंसोलिडेट कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एज ए फॉर्म ऑफ वर्चुअल मशीन्स। तो उसके लिए चाहिए आपको हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है टाइप 1 हाइपरवाइजर और एक होता है टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 1 हाइपरवाइजर को कहते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर, ठीक है। और टाइप 2 जो हाइपरवाइजर होता है आपका, वो होता है जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या फर्क होता है। अगर आप टाइप 1 हाइपरवाइजर की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाइपरवाइजर जो होता है उसकी जगह, मतलब ओएस की जगह हाइपरवाइजर यूज करते हैं, तो उसके लिए किसी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। किसमें? इन ए फॉर्म ऑफ टाइप 1 हाइपरवाइजर। लेकिन टाइप 2 हाइपरवाइजर में सबसे पहले आप डालोगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी सर्वर वर्जन आपने ले लिया या क्लाइंट वर्जन कोई भी ले लिया, उसके ऊपर आपने हाइपरवाइजर डाला, ठीक है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कॉस्ट लेनी पड़ रही है आपको, और हाइपरवाइजर जो खरीद रहे हो उसकी भी कॉस्ट होगी। फिर हाइपरवाइजर के अंदर आप वीएम्स बनानी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये पूरा जो सिनेरियो होगा ये आपका टाइप 2 होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास क्या है, एक VMware वर्क स्टेशन है, ये देखो। VMware वर्क स्टेशन नाम सुना होगा आपने। जी जी। VMware वर्क स्टेशन जो है वो टाइप 2 हाइपरवाइजर है। टाइप 2 हाइपरवाइजर में क्या हो रहा है कि भाई पहले तो फिजिकल मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, तो विंडोज 10 मेरे पास पड़ा हुआ है, देखो ये विंडोज 10 है। अब इसके ऊपर मैंने क्या है, VMware वर्क स्टेशन डाल दिया, ये देखो ये डाल दिया। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मशीनें बना रहा हूँ, ये देखो। ये सारी मशीनें जो बन रही है ये इसके ऊपर बन रही है, ठीक है। ये देखो कोई भी मशीन में चलाना चाहता हूँ मैं चला सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, मुझे ओएस की जरूरत पड़ रही है। तो ये टाइप 2 हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं टाइप 1 हाइपरवाइजर की, तो टाइप 1 हाइपरवाइजर में क्या होता है कि आप ओएस की जगह डाल दोगे हाइपरवाइजर डायरेक्टली। इसका एग्जांपल है ESXi सर्वर, नाम सुना है? जी जी, VMware, आप VMware में हाँ आप कह VMware रहे का हैं। ESXi होता है। तो उसमें क्या है, एक सर्वर ले लिया आपने, और वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर डाला हुआ, और वही हाइपरवाइजर होता है। तो जैसे आप डाल दोगे, पोर्टेबल यूएसबी से डाल दो आप, छोटा सा सेटअप होता है उसका, डाल दिया आपने। अब क्या है कि भाई वो पूरा पूरा मशीन जो आपकी फ्री है, हाइपरवाइजर डल गया, अब उसमें जितनी रैम है, रिसोर्सेज है, वो अपने हिसाब से आप उसमें स्लाइस करके बांट सकते हो, ठीक है। और उसमें डाउन टाइम भी नहीं होता है, ठीक है। तो तो ये, वो जो आप कोर्स कह रहे थे, जो हमारा प्रोग्राम था अजूर के पैरेलल स्टार्ट करने का, हाँ वो हाँ, वही कोर्स है, अच्छा अच्छा। टाइप 1। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हम्म, आपने मुझे VMware का अच्छा कोर्स अच्छा अच्छा, बोला था ना। VMware का पूछा था आपने वो। अच्छा हाँ, एज्योर तो हमने वैसे ही स्टार्ट कर दिया, हमें तो करना वही चाहिए हाँ, था, है ना। तो वही था। हम्म। हाँ, तो मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, वो टाइप 1 हाँ हाइपरवाइजर वो टाइप 1 है। है, बिल्कुल। अच्छा, टाइप चले 1 ठीक हाइपरवाइजर, ठीक। उसमें कम रिसोर्सेज लगते हैं ना, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का तो खर्चा ठीक। बच गया ना आपका। फिर हाइपरवाइजर लोगे, उसी के हम्म। ऊपर आप सारा कुछ करोगे। तो क्लाउड में भी ये ऑप्शन होती है कि आपने टाइप 1 हाइपरवाइजर में जाना है या 2 में जाना है। देखो क्लाउड के ऊपर तो, देखो क्या है ना, क्लाउड में तो वीएम आपको मिल रही है, तो आपके तो जो है फिजिकल अच्छा, चीज तो कुछ जरूरत ही नहीं है आपको उस पे, तो आपके लिए ठीक तो है। वो टाइप 1 ही हो गया एक तरीके से। ठीक ठीक। अब देखो वीएम्स के बाद सेकंड जो होता है उसे कहते हैं कंटेनर। कंटेनर इज जस्ट लाइक एन वर्चुअल मशीन। कंटेनर और वर्चुअल मशीन्स में यही फर्क होता है कि जो वर्चुअल मशीन्स है उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन कंटेनर्स का अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लेता है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से लेता है। अब तो देखो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये पूरा कंटेनर हो गया है एक ये मान के चलते हैं एक कंटेनर हो गया। कंटेनर जस्ट लाइक वीएम, वीएम की जगह आप कंटेनर मान लीजिए। अब इसमें देखो ये जो गेस्ट ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसे निकाल दो आप, इसे निकाल दो बस। तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से ले रहा है, यहीं से ले रहा है।
मतलब जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ ना, उसी की एक क्लोन ले लेता है यहाँ से। यानी कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, रिसोर्सेज बचाने के लिए ऐसा हो रहा है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग फिजिकल, देखो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मशीन ली, इसमें रैम कितनी ली, 4 GB। इसमें कितनी रैम ली, 4 GB। इसमें कितनी रैम ली, 4 GB। कितने हो गए, 12 GB। इसमें कितने ली, 4 GB, हो गई 16 GB। अब मेरे पास टोटली 16 GB रैम है मेरे पास। अगर इन मशीनों को दे दूंगा तो बेस मशीन के पास रैम नहीं बचेगी। फिर अगर मुझे एक और मशीन लेनी है 4 GB की, तो मैं कहाँ से लूंगा बताओ। मेरे पास तो 16 GB ही रैम है और मुझे चाहिए 20 GB रैम। यानी कि 20 GB के लिए इतने सारे सिस्टम चलाने हैं मुझे। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि आधी जो मेमोरी है वो कौन खा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरी एप्लीकेशन उतना नहीं खा रही है रिसोर्सेज, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही आधा खा जा रहा है। मतलब 4 GB, अब जैसे मैंने काली लिनक्स चला रखी है यहाँ पे, ठीक है, अब ये चल रही है। अब ये जो एप्लीकेशन है वो इतना रिसोर्सेज नहीं खा रही जितना ऑपरेटिंग सिस्टम खा रहा है। ठीक है। हम्म। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग रिसोर्सेज खाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो उतना नहीं खा रही है। तो अब हम हमारे पास एक सॉल्यूशन हो गया। अगर हम यहाँ पे कंटेनर यूज करें तो कंटेनर क्या करेगा, सिर्फ ये एप्लीकेशन चलाने के लिए रिसोर्स चाहिए उसको ओएस चलाने के लिए रिसोर्स नहीं चाहिए। ओएस रिसोर्स कहाँ से ले रहा है, हमारे एक्चुअल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहीं से ले रहा है। बात समझ आई। तो ये गेस्ट ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम की जरूरत नहीं हाँ पड़ती। अगर- तो इसके लिए हम क्या डाल देते अच्छा, हैं, यहाँ पर जी मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ अपना कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल करो। पूछ रहे थे। अच्छा, जो मुझे पता है कि ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया मेरा विंडो 10। जी। इसी का जो हाइपरवाइजर, या तो मैंने विंडो 10 का यूज कर लिया, हम्म। या मैंने वीएम का वर्कस्टेशन यूज कर लिया। जी जी। ऐसा ही होता है ना। हम्म फिर उसके बाद मैंने एक अलग से विंडोज 10 बनाई, हम्म फिर मैंने विंडोज 2012 बनाई, हम्म। फिर मैंने विंडोज 2016 बनाई। जी तो मुझे तो ये चीज पता है कि इस तरह होता है। जी। अब ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, हम्म ऐसी बात कह रहे हैं। हम्म। देखो क्या है कि, मैं आपसे सवाल देखो पूछ रहा हूँ कि ऐसा आप देखो कह रहे अब हैं कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा कंटेनर में। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो वर्चुअल मशीन तो आपने पता ही है, वर्चुअल मशीन में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो ये जी। डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो कंटेनर क्या है, ठीक। एक डॉकर इंजन है। कंटेनर क्या है, एक डॉकर इंजन है। अब देखो क्या है, डॉकर इंजन क्या करता है, हम्म। कि जो गेस्ट ओएस है, गेस्ट हम्म। ओएस तो बहुत सारे रिसोर्सेज ले रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम्म। इसके ऊपर एक डॉकर इंजन डाल देंगे। तो डॉकर क्या ठीक है। करेगा, एक सर्विस डालेगा इसकी जगह, ओएस की जगह, और ओएस की रिसोर्सेज यहाँ ठीक से है। उठाएगा। तो यहाँ पे डॉकर क्या हो गया, एक ठीक। मतलब एक, ये मान लीजिए कि विदाउट ओएस ही मान लीजिए आप उसे। मतलब उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चल रहा है जो रिसोर्सेज ही नहीं खा रहा और जो ओएस का काम कर रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि ये टैक्स बेस होता है। अच्छा जी। ये टैक्स बेस है, जो भी काम कर रही जैसे है। हाँ विंडो का कोर होता है, हाँ बिल्कुल ऐसे। सर्वर कोर होता है बिल्कुल जैसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो मतलब बहुत कम तो वो आप रिसोर्सेज ले। दिखा सकते हैं या हम आगे जाके इसको करेंगे डॉकर को। कि ये कंटेनर, यानी मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये रियल लाइफ में या वर्चुअलाइजेशन में ये कंटेनर है। यानी ये तो अभी हम स्लाइड में देख रहे हैं ना, हाँ हाँ। कोई विंडो खोल के या कोई, यानी देखना चाह रहा हूँ कि इसको आप कंटेनर कह रहे हैं। उसमें कुछ नहीं होगा, एक बॉक्स खुल ये जाएगा। देखो इसमें गैस नहीं है, इसमें डॉकर है। उसमें कुछ नहीं होगा, डॉकर में क्या होगा, डॉकर इंजन चलेगा ना, एक बॉक्स खुल जाएगा। उस बॉक्स उस बॉक्स के हम्म। अंदर जो पहले से तो ही, आगे जाके आप दिखाएंगे या? हाँ वो मैं दिखाऊंगा आपको। वो मैं दिखाऊंगा डॉकर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट एक सर्विस है, चलें, उसको ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट से डाल देना होता है, वो सर्विस ठीक। रन करेगी बैकग्राउंड में। ठीक है। और उसके थ्रू ही आप एक बॉक्स खोल ठीक। देंगे, उसमें काम चलता रहेगा। ठीक है। वो आपका डॉकर हो गया, ये मान लीजिए। ठीक है, मतलब एक सॉफ्टवेयर की लेयर डाल दी ठीक जिससे है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का खर्चा बच गया कुल मिला के। फिर उसके ऊपर कितने ऐप्स चलाओ, काम करो। समझ रहे मेरी बात को, वो ठीक। कंटेनर होता है। अब ठीक। इसी के अंदर देखो, इसको ठीक। और ज्यादा इनहेंस करने के लिए अपने फंक्शन हो गया है। कंटेनर की जगह आ गया फंक्शन। ठीक है। हम्म। देखो वीएम भी यूज कर रहे हैं, कंटेनर भी यूज कर रहे हैं, फंक्शन। अब देखो क्या हो रहा है कंटेनर में, क्या हो रहा है कंटेनर में भी आपका जो हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो खा ही रहा है। भाई ये जो सर्विस चल रही है ना डॉकर की, ये भी खा हम्म। रहा है सब कुछ रिसोर्सेज। अब मैं कह रहा हम्म। हूँ कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग,
हम्म, तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग में क्या हो रहा है कि आपकी जो वीएम चल रही है, ओएस ओएस का भी खर्चा बच गया और इसकी जो सर्विसेज का भी खर्चा बच गया। आप सिर्फ फंक्शन को रन करोगे, समझ में आया? आप सिर्फ क्या करोगे, फंक्शन को रन करोगे, दैट इज, और कुछ नहीं। इसमें क्या होगा, एक हम्म, पीस ऑफ कोड है, हम्म, उसको आपको रन कर देना है, और जो पीस ऑफ कोड आप रन कर हम्म, रहे हो सिर्फ उसी का खर्चा आपको देना है। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप फंक्शन जब यूज करोगे तो फंक्शन में आपको ऐसी सर्विसेज दी जाएगी कि आपको जो प्लेटफॉर्म है वो रन करने के लिए दिया गया है, यानी कि सारा कुछ जो खर्चा है वो सब प्रोवाइडर उठा रहा है, सिर्फ आपको रन करने के लिए एक स्पेस दे देगा कि वहां अपने फंक्शन को जाके एग्जीक्यूट कर दो, बस दैट्स इट। जितनी रैम और रिसोर्सेज वो खाएगा उसका पैसा आप दे देना, तो उसका अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए हमें। तो उसमें फॉर एग्जांपल क्या मेरी एप्लीकेशन चलेंगी? देखो फॉर एग्जांपल। देखो क्या है, सब कुछ बना बनाया है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से डला हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर जैसे डॉट नेट एप्लीकेशन रन करना है वो पहले से डला हुआ है, वो सब क्या है, प्रोवाइडर दे रहा है आपको। और वो क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है कि आप ठीक है। अपना एक फंक्शन चला दो इसके ऊपर। तो वो क्या करेगा, आपको एक फंक्शन डेमन देगा और उसके अंदर आप क्या करोगे, काम करोगे, और वो ऑटोमेटिकली कोड को उठाता रहेगा, वहां ठीक है। से जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो उठाता रहेगा, ठीक है, हम्म। और उसके थ्रू आपके फंक्शन वहां पे रन करते रहेंगे। समझ रहे हो? लेकिन बैकग्राउंड में गेस्ट ओएस तो होगा या नहीं होगा? वो तो होगा, गेस्ट ओएस तो होगा, लेकिन उसको पता गेस्ट नहीं। ओएस होगा फंक्शन के अंदर हाँ, में भी। देखो वो तो आपका वो एक लेयर दे दी जाएगी आपको, लास्ट लेयर दे दी फंक्शन चलाने की, बस एक स्पेस अवेलेबल करा दिया जिस पे आप फंक्शन रन कर सकते हो, दैट्स इट, और हम्म, कुछ नहीं है इसके अंदर। समझ रहे हो? तो ये क्या ठीक है। है कि, और जी, इसी तरह कंटेनर में भी बैकग्राउंड में गेस्ट ओएस तो होगा, देखो, लेकिन हमारा उससे लेना देना नहीं है, हमने ऊपर डॉकर चला दिया। बस डॉकर एक फंक्शन है, डॉकर इंजन है, वो इंस्टेंसेस क्रिएट करता रहता है, बस डॉकर का ये मत लीजिए, डॉकर एक सर्विस है। ठीक। आपने एक सर्विस को रन कर दिया, ठीक है, अब डॉकर ठीक। सर्विस क्या करेगी, हर बार एक इंस्टेंस बनाएगी, अपनी खुद की इंस्टेंस बनाएगी। अब जैसे आपने कहा कि भाई डॉकर के अंदर मैंने आप दो तीन प्रोग्राम डाल दिए, जैसे मैंने MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, तीन चीज डाल दी, तो इनसे बन गया डॉकर इंजन। हम्म, अब डॉकर इंजन क्या करेगा, अपनी इंस्टेंस क्रिएट करेगा। एक इंस्टेंस क्रिएट किया आपने डॉकर की, उसको रन किया आपने, फिर उसको सेव कर लिया, फिर एक नई इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर उसको सेव कर लिया, इस तरह से ये डॉकर होता है। सही है? इसको ठीक है। ओएस के बिना ये बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके जो विदाउट ओएस ही चल रहा है, समझ रहे हो? सिर्फ इसमें एप्लीकेशन ठीक रन कर है। रहे हैं, और फंक्शन का मतलब हो गया एप्लीकेशन का एक छोटा पार्ट रन कर रहा है, यानी कंटेनर का भी एक पार्ट आपने कर दिया, वो फंक्शन हो गया। देखो ठीक है। देखो, ये तो पूरी वीएम हो ये गई। आपने मुझे आगे जाके दिखाना है। ये देखो, ये तो पूरी हो गई वीएम, समझ में आया? ठीक ठीक है। है। अगर आपने कहा डॉकर, तो डॉकर के अंदर क्या होगा, ये नहीं होगा। डॉकर के अंदर देखो, डॉकर इंजन होगा, एप्लीकेशन और फंक्शंस होंगे, ये इतना पार्ट हो गया। अब उसके बाद हम्म, आपने कहा भाई मुझे कंटेनर की बात करनी है, तो ये उसकी फंक्शन की बात करनी है मुझे, तो फंक्शन में सिर्फ क्या होगा, देखो, डॉकर इंजन, इसका भी रोल खत्म हो गया, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एक यहाँ पे फंक्शन चला रहे हो, इसके लिए एक स्पेस क्रिएट हो गया, फिर एक स्पेस यहाँ बच गया, फिर उसको फिर आप यूज कर रहे हो फर्दर, ऐसे आप फिर स्लाइसिंग कर रहे हो अलग अलग फंक्शंस की, ठीक है। जब आप देखोगे ना इस चीज को तब समझ में आएगा तो आपको। बेसिकली कोई जी जी, क्या बोला आपने? देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो सर्वरलेस कंप्यूटिंग, सर्वरलेस का मतलब है हमें सर्वर की ठीक। जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे ठीक है। हो? जो हमें तो सिर्फ क्या है, ठीक। एक एरिया दे दिया, वहां पे अपना काम करो बस, वो फंक्शन रन करो बस। अच्छा, मेरा देखो जो मेरा डेवलपर ये होगा सवाल वो था कि अपना कोड रन करेगा बस यहाँ पे। एप्लीकेशंस में और फंक्शंस में कोई फर्क है या दोनों एक ही चीज है? एप्लीकेशन में तो बहुत अलग अलग पार्ट हो गए ना, एक बड़ा एप्लीकेशन है मसलन। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग काम हो रहे हैं, लेकिन एक उसमें 5 डेवलपर काम कर रहे हैं उसी के ऊपर। वो एक ठीक है। जो एक एप्लीकेशन डिजाइन होती है तो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, एक पार्ट एक हैंडल कर रहा है बंदा, दूसरा पार्ट दूसरा बंदा हैंडल कर रहा है, तो ऐसे सारे बंदे अलग अलग पार्ट ठीक है। हैंडल करते हैं और बाद में जाके उन सबको जोड़ दिया जाता है,
तो एक एप्लीकेशन तैयार हो जाता है हमारा, सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। ठीक ठीक है। है, तो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो अलग से है, वो अलग है बिल्कुल, उसको करने के लिए एक बंदा बैठा दिया आपने, वो बिल्कुल सेपरेट है, वो वो फंक्शन वो ही चलाएगा। समझ रहे हो, एप्लीकेशन का वो हिस्सा वो देख रहा है, तो वो एक फंक्शन हो गया। नहीं समझे, एप्लीकेशन का दूसरा हिस्सा जैसे दूसरा आपने बंदा बोला। देख रहा है, वो दूसरा फंक्शन हो गया उसका। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज ठीक। होती है, तो इसको आप अलग अलग सेपरेट करके चला रहे हो। ठीक है ना। जी जी। तो क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है देखो कि मैनेज्ड वीएम रनिंग मैनेज्ड कंटेनर्स। देखो चल तो कंटेनर के ऊपर ही रही है, अब कंटेनर को भी आपने क्या करना, भाई इसका भी खर्चा नहीं चाहिए आपको, तो आपने बोल दिया कि भाई आप कंटेनर एक स्पेस बनाएगा, उस स्पेस के अंदर एक फंक्शन चलेगा, उस फंक्शन के अंदर जो कॉस्ट आएगी वो आप देनी पड़ेगी आपको। देखो, यू अपलोड ए पीस ऑफ कोड, चूज द अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड ड्यूरेशन, कितनी देर आपको चलाना है और कितनी मेमोरी इसमें कंज्यूम हो रही है, बस ये आपको बताना है। देखो, ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोड एंड डेटा, नथिंग एल्स, बस कोड और डेटा को देखना है आपको, हम्म। और कुछ नहीं करना है यार। ये वेरी वेरी कॉस्ट हम्म। इफेक्टिव है। ओनली पे फॉर द टाइम हम्म। कोड इज रनिंग, मतलब जितनी देर जो कोड रन करेगा उतनी देर आपको उसका पैसा देना है बस। वीएम ओनली रन व्हेन देयर इज अ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, वीएम तभी रन होगी जब कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कुछ नहीं है, वो एरिया आपका वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये फंक्शन होता है। जी जी। अब इसके अंदर देखो कुछ चीजें हैं, जैसे अवेलेबिलिटी, जिसे कहते हैं हाई अवेलेबल, हाईली अवेलेबल। हाईली अवेलेबल का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपकी सर्विसेज डाउन हो तो आप उससे रिकवर हो जाओ, यानी कि आपकी सर्विसेज डाउन ही ना हो। ठीक है, ये देखो हाई अवेलेबिलिटी, योर एबिलिटी फॉर योर सर्विस टू रिमेन अवेलेबल बाय इंश्योरिंग देयर इज ए नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर आपके पास एक मशीन चल रही थी और वो चलती चलती फेल हो गई, तो आपका तो सारा कुछ चला गया ना। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो आपकी जो मशीन चल रही है वो फेल नहीं होगी, आपकी जो मशीन किसी रीजन में चल रही है वो फेल नहीं होगी, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हाई अवेलेबिलिटी सेट बना लेंगे, यानी कि वही जो मशीन चल रही है वो एक जगह ना चल के दूसरी जगह और तीसरी जगह भी चलेगी। ठीक है, जिससे कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से चलते रहेंगे और बंद नहीं होंगे। ठीक है, ना ही आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ना ही आपका डेटा लॉस होगा। ठीक है, तो ये होती है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का देखो एग्जांपल बताता हूँ आपको, क्लस्टर। हाई अवेलेबिलिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लस्टर। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये क्लस्टर कैसे काम करता है इसको मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है, आपने देखो नोड 1 नोड 2 नोड 3, ये आपकी तीन मशीनें चल रही है, ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, सर्वर 3 है, आपके तीन फाइल सर्वर चल रहे हैं। अब देखो, अब तीन फाइल सर्वर आपके चल रहे हैं, इनमें से अभी जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं ये पहले वाले के हो रहे हैं, ये दोनों जो है पैसिव मोड में है। देखो ये मशीन जो चल रही है ये अभी रिसोर्सेज खा रही है, और दोनों जो है स्टैंड बाय पे हैं। तो जब क्लस्टर आप बनाते हो तो एक्टिव पैसिव क्लस्टर बनता है इसमें फेल ओवर में। तो एक रहेगी मशीन एक्टिव और बाकी मशीन रहेगी पैसिव। ये पैसिव का मतलब ये है कि ये मशीन में तो करंट आ रहा है और ये क्या है, अभी स्टैंड बाय मोड पे है। ठीक है, लेकिन ये इंतजार कर रही है कि जब पहली मशीन डाउन हो जाए तब ये तुरंत अप हो जाए, इसके लिए बनाई गई है। तो ये आप जो देख रहे हो ये क्लस्टर हो गया पूरा। क्लस्टर इज ए ग्रुप ऑफ सर्वर्स एक्ट लाइक ए सिंगल सर्वर। जो यूजर है वो यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्वर को देख पा रहा है जिसको वो करंटली यूज कर रहा है, वो ये नहीं देख पा रहा है कि इसके पीछे तीन सर्वर लगे, वो तो सिर्फ एक ही सर्वर को यूज कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक क्लस्टर बना दिया। बात समझ आई। अब जब क्लस्टर बनता जी है जी। तो वहाँ पे डेटा स्टोर जो होता है वो सर्वर के अंदर ना होके एक स्टोरेज सेपरेट स्टोरेज सर्वर के अंदर होता है। ठीक है, जिसे हम सैन सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो सैन के अंदर हार्ड डिस्क ही हार्ड डिस्क लगी होती है, पूरा हार्ड डिस्क का बैंक होता है ये। अब होता क्या है हमारे पास, कि जब कोई रिक्वेस्ट आती है, देखो यहाँ से वैन से रिक्वेस्ट आती है, तो इनके अंदर देखो दो तरह के स्विच लगे होते हैं।
एक स्विच आपस में कनेक्टिविटी बनाने के लिए होता है इन सभी मशीन्स के अंदर। इसे कहते हैं हार्ट बीटिंग। यहाँ पे क्या होता है, एक हार्ट बीट मैसेज चलता रहता है। हार्ट बीट मैसेज जो होता है हर 10 से 20 सेकंड में चेक करेगा कनेक्टिविटी। अब जैसे मशीन चल रही है और अगले 10 सेकंड तक अगर इसको यहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो ये समझ जाएगा ये वाली मशीन डाउन हो चुकी है, मशीन नंबर 1। अगर 10 सेकंड तक इसको कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं मिली तो हार्ट बीट इसकी मिसिंग हो गई। ठीक है, ये मान के चलो इसका हार्ट दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट मिसिंग हो गई, इसका मतलब ये डेड हो चुकी है मशीन। अब 10 से 20 सेकंड के बीच में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला इसको, तो इसने समझ लेना है कि भाई इसकी हार्ट बीट मिसिंग है, ये सर्वर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो तुरंत ही ये क्या होगा, जो जो पैसिव सर्वर था वो एक्टिवली काम करने लगेगा, यानी कि पैसिव से ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक्टिवली ये इन्वॉल्व होगा, ये पैसिव है और ये भी पैसिव है अभी। ठीक है, अब क्या है, जो रिक्वेस्ट यहाँ से आ रही थी, ये देखो, इस देखो दोनों में दो दो लाइन काट लेंगे। अब इसकी जो रिक्वेस्ट है यहाँ चली जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो स्टोरेज सर्वर है, डेटा तो यहीं पे स्टोर है, तो यहाँ से डेटा को फैच कर लेगा, वही वाला डेटा यहाँ पे भी है, तो यहाँ से डेटा को फैच करेगा और उस यूजर को दे देगा। तो उस यूजर को पता नहीं चलेगा कि भाई मैं किस मशीन पे काम कर रहा हूँ, उसे तो क्लस्टर का आईपी एड्रेस ही मिल रहा है, वही वाला आईपी मिल रहा है, सेम आईपी। ठीक है, और उसी पे वो काम कर रहा है अभी, लेकिन वो यहाँ पे मूव हो चुका है, उसको पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, इसी को कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी। इस अच्छा, मेरा सवाल था जी बोलिए। कि ये आपने 10 सेकंड का गैप तो दिया है बीच में, हम्म तो लेट्स से नोड 1 डाउन हो चुकी है 9 सेकंड पहले, हम्म। तो नोड 2 को तो 10 सेकंड के बाद ही पता चलेगा ना, ऐसा ही है? हाँ भाई, ये तो भाई थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही ना उसमें। अगर लेट्स से उसको 9 सेकंड, हम्म। थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा। हाँ तो हाँ। उस केस में हमारा अगर ये वेब सर्वर था या एसक्यूएल सर्वर था, तो वो 9-10 सेकंड के लिए सर्विसेज डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। वो पता भी नहीं ये चलता, मेरा मतलब क्वेश्चन है। 10 सेकंड का टाइम इतना कम टाइम होता है कि वैन कनेक्शन में पता ही नहीं चलता। मतलब 10 सेकंड का टाइम जो होता है वो इतना अच्छा। होता है कि आपको पता नहीं चलेगा, वो उससे कम मूव हो जाएगी। मतलब ये देखो, जैसे ये बंद होएगी ना, तुरंत ही ये स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल भी थोड़ा, मतलब एक दो, मतलब थोड़े देर के लिए एक झटका सा आएगा, मतलब एक झटका सा आएगा, हाँ, लेकिन वो अब मतलब चलता रहेगा, आपका जो काम है वो तो रुकेगा नहीं, आपका काम तो नहीं अगर रुकेगा। उस देर में कोई सेशन चल रहा था, हम्म। कोई एसक्यूएल का सेशन चल रहा था, या कोई सिटी बैंक का मैं वेब पेज पे था, हम्म। लॉगिन कर रहा था, तो वो सेशन एक्सपायर हो जाएगा या वो चलता रहेगा? देखो इसमें देखो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है अवेलेबिलिटी ऑप्शन। ठीक है, हाँ। देखो हाई अवेलेबिलिटी के अंदर हम्म। भी दो चीजें होती हैं, एक होती है क्लोनिंग। इसमें क्या होता है देखो, हम्म। ये तो अभी नॉर्मल हाई अवेलेबिलिटी मैंने आपको बताई है, लेकिन जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग ठीक में है। होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होती है कि भी इसकी एक, ये प्राइमरी भी है, इसकी एक सेकेंडरी भी है यहाँ चलती है। ठीक है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपस में क्लोन होती हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा स्टोर है उसको एक्सेस करने में भी टाइम नहीं होता, यहीं पे डेटा स्टोर एक्सेस हो जाता है इसका। ठीक है, उसको कहते हैं HCI। अब वो स्टार्ट हो गया है, हम्म। ये जो है इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन आजकल क्या है, इसको मूव किया जा रहा हम्म। है, अब स्केल किया जा रहा है HCI के अंदर। HCI होता है हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एक ठीक है। नई टेक्नोलॉजी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आ चुकी है अब। ठीक है, हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन में हमारे, 1 से 2 सेकंड का ही टाइम लगता है सिर्फ, इसमें ज्यादा लग रहा है, उसमें एक से तो दो सेकंड लेकिन जो हमारे नॉर्मल 2012 के या 16 के सर्वर हैं, हम्म। उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं हाइपर, क्या जो आप क्लाउड क्लाउड में कह रहे हैं वो वैसे नॉर्मल सर्वर्स में नहीं है, देखो, कि है उनमें भी? वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको जहां भी यूज करोगे वो तो अपनी तरह से काम करेगा, लेकिन इसके पीछे जो सर्विसेज चल रही है ना आपकी, भाई जो सर्वर है, अब आप क्या जी। करोगे यहाँ पे, क्या देखो हाइपर कन्वर्ज में क्या होता है, इसके अंदर ही स्टोरेज यूज हो जाता है, समझ रहे हो?
अब ये दोनों क्या होते हैं नोड 2 के अंदर। हाँ, तो उसमें क्या होती है, इंस्टेंस चलती है, एक इंस्टेंस यहाँ चल रही है, एक इंस्टेंस यहाँ चल रही है। अब वो देखेगा यहाँ से, ये देखेगा कि 1 सेकंड में ही चेक करता रहता है, इन दोनों के बीच में बहुत जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन होता है, हाइपर कन्वर्ज कम्युनिकेशन। तो उसमें क्या है, एक एक सेकंड का भी फर्क नहीं होता, मतलब 1 सेकंड का भी माइक्रो सेकंड फर्क होता है। तो उसका इतना रहता है कि पता भी नहीं चलता। हम्म, ठीक है, 1 सेकंड का 10वां पार्ट जो ठीक होगा है। वो अगर मिसिंग होगा तब होगा उसमें, लेकिन उसमें भी उतना फर्क नहीं पड़ता। तो वो एच सी आई टेक्नोलॉजी, उसमें आपका 10 से 20 सेकंड नहीं जाएगा, उसमें 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का टाइम जाएगा। 1 सेकंड 2 सेकंड बहुत ही कम होता है, और उसमें तुरंत ही वो क्या है, कन्वर्ज कर जाता है, तुरंत ही इस पे आ जाएगा। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा था, कभी कभी हम सिटी बैंक की वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं हम्म। और सब कुछ हमने सही दिया था और एकदम सेशन जैसे एक्सपायर हो गया, हाँ हाँ। या कभी कभी कुछ फर्दर पेजेस उसमें एक्सेस नहीं होते हम्म। टेम्पररी, फिर हम लॉग ऑफ करते हैं फिर लॉग ऑन करते हैं। कभी इस तरह हमें एटीएम में भी आता है कि एटीएम में पैसे डालने गए, हम्म। और सामने मेन्यू में तो दिखाया कि अकाउंट नंबर डालो, हम्म। अकाउंट नंबर डाला, जब कैश डालने की बात आई तो मशीन जो है वो अनरिस्पॉन्सिव होगी। हम्म। तो या तो उसको थोड़ा सा वेट किया, हम्म। 5 मिनट का 3 मिनट का, या दूसरी मशीन में जाके जब ट्राई किया तो वो चल गया। हम्म। देखो क्या होता है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, अब शिफ्ट हो गई है एच तो सी वो आई पे। बैकएंड। तो मोस्ट ऑफ द जो क्लाउड सर्विसेज है वो एच सी आई ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये है ट्रेडिशनल मेथड जो अभी मैंने ठीक। बताया आपको, इसमें ठीक। टाइम लगता है, लेकिन अब क्या है, इट इज मूव अप टू द एच सी आई, हाइपर कन्वर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप पढ़ लेना नेट पे, एच सी आई क्या होता है और क्यों यूज कर रहे हैं आजकल। ठीक। तो VMware भी उस पर शिफ्ट ठीक। हो चुका है आजकल। ठीक ठीक। है, जो ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज शिफ्टिंग टू एच सी आई। ठीक है, ठीक। तो अब और मतलब डाउन टाइम अब और भी कम हो गया है, मतलब पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर है, मतलब ठीक। पहले की अपेक्षा तो बहुत ही ज्यादा बेटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो क्या होता है हमारे पास, देखो ये तो आपको मैंने हाई अवेलेबिलिटी का एग्जांपल बताया। अब देखो एक दूसरी चीज होती है इलेस्टिसिटी, इसको समझना जरूरी है। इलेस्टिसिटी का मतलब होता है यू कैन ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द VM फॉर द डिमांडिंग ऑफ द ट्रैफिक, मेमोरी एंड कंप्यूटिंग पावर। कहने का मतलब ये है कि भाई पहले मैंने क्या किया, एक VM बनाई और इस पे यूजर काम करने स्टार्ट कर दिया यूजर ने। अब इस पे वर्कलोड बढ़ गया, वर्कलोड क्या हो गया, इसके ऊपर बढ़ गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्केल करना पड़ेगा, यानी कि एक VM और चाहिए मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, एक और VM बना लूंगा। फिर मेरे पास और वर्कलोड बढ़ गया, फिर एक और VM मैंने बना ली। तो ये क्या हो रहा है आपका, आप सर्वर बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, इसे कहते हैं स्केल आउट, इसे कहते हैं स्केल आउट, एड मोर सर्वर ऑफ द सेम साइज। सेम साइज के आप सर्वर बढ़ाते जा रहे हैं, दैट इज द स्केलिंग आउट। ठीक है, और स्केलिंग इन का मतलब होता है रिमूविंग मोर सर्वर ऑफ द सेम साइज। स्केलिंग इन कब करोगे, जब आपको कैपेसिटी कम करनी होती है। ठीक है, तो वो होता है स्केल इन। स्केल आउट मतलब बढ़ाते जाना। ठीक है, और स्केल इन का मतलब है हटाते जाना। तो जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता जा रहा है आप वैसे VMs पूछो। बनाते जा रहे हो, और जैसे ही लोड कम होता जा रहा है आप VMs को ऑफ कर रहे हो और डिलीट कर दे रहे हो। तो आपको ठीक। उतना खर्चा नहीं ठीक, पड़ता कॉन्सेप्ट उसमें। क्लियर। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी कहते हैं इसको। जैसे ऑफ करने के बाद डिलीट भी करना है? जी, अगर नहीं चाहिए तो फिर डिलीट भी डिलीट, करना है, क्योंकि अगर डिलीट नहीं करेंगे तो तो उसके भी पैसे पैसे पड़ेंगे। बढ़ेंगे भैया, सीधी बात है। स्केल आउट किया, आप कितने बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, जैसे यूजर आते रह रहे हैं। ठीक है, आपको लग ठीक है। रहा है कि भैया 2 दिन यूजर नहीं आएंगे, तो आप बंद कर दोगे मशीन 2 दिन के लिए। ठीक है, तो उसका रिसोर्स नहीं खाएगी, बिल्कुल नहीं खाएगी। ठीक है, जब आपको जरूरत पड़े वो सर्वर चला दो आप। डिलीट करने की क्या जरूरत है, डिलीट आप तब करोगे ना जब बिल्कुल ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो, आपको पता है 2 दिन बाद फिर यूजर आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आपने 4 सर्वर बना के रखे हैं, उसमें से चला एक ही रखा है आपने। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। समझ रहे हो। तो अगर वो स्विच ऑफ होगा तो उसके भी पैसे पड़ेंगे या नहीं? नहीं, स्विच ऑफ के कोई पैसे नहीं, स्विच ऑफ है मशीन बिल्कुल डाउन पड़ी है तो उसका कोई पैसा नहीं, उसका ठीक। कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब मशीन चलेगी और जितनी देर चलेगी उसका खर्चा आएगा। ठीक। ठीक है, अच्छा देखो,
अभी देखो स्केलिंग जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है वर्टिकल स्केलिंग, एक होती है हॉरिजेंटल स्केलिंग। अब इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑफ द डिमांड ऑफ ट्रैफिक, मेमोरी एंड कंप्यूटिंग। तो हम क्या है, कैपेसिटी के हिसाब से जो वीएम्स है उनको बढ़ाते हैं और घटा रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग में क्या हो रहा है, आपने पहले छोटा सर्वर लिया था लेकिन आप बड़ा सर्वर ले रहे हो, इसे कहते हैं वर्टिकल स्केल करना। ठीक है, अपग्रेड टू द बिगर साइज। लेकिन आपने कहा कि भाई मैं सेम कैपेसिटी का सर्वर लूंगा और उसे स्केल करूंगा, दैट इज द स्केलिंग आउट, उसे स्केलिंग आउट कहते हैं। ठीक है ना, हॉरिजेंटल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में पहले आपने छोटा सर्वर लिया था लेकिन अब आपने बड़ी कैपेसिटी का सर्वर ले लिया। ठीक है, तो वो हो गया वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजेंटल में आपने जी क्या है कि सेम कैपेसिटी की और मशीनें बढ़ा दी। यहाँ पे आपने मशीनें नहीं बढ़ाई बल्कि कैपेसिटी ही बढ़ा दी सर्वर की। समझ रहे हो, एक मशीन ली आपने, पहले उसमें 2 GB रैम थी, अब 4 यूजर और आ गए, आपने कहा भैया 10 GB कर दो इसे यार, तो आपने 10 GB कर दिया, और हार्ड डिस्क का भैया 500 GB लगा दो और, या 1 1 TB की 4 डिस्क और लगा दो। तो वर्टिकली स्केल कर दिया ना आपने सेम सर्वर में। ठीक है, तो ये फर्क है, समझ आया जी? जी 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 जी, समझ आया। ठीक है, अब ड्यूरेबिलिटी की बात होती है। ड्यूरेबिलिटी होती है रिकवरिंग फ्रॉम फेलियर, जैसे अभी मैंने हाई अवेलेबिलिटी पढ़ाया। दूसरी चीज होती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी देखो, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम ए डिजास्टर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा, सॉल्यूशन दैट रिकवर फ्रॉम ए डिजास्टर नोन एंड डिजास्टर रिकवरी। अब देखो, ड्यूरेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज है। देखो, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि भाई जिस जगह पे आप बैठे थे, जिस डेटा सेंटर पे बैठे थे, वो डेटा सेंटर पूरा ही डाउन हो गया। अब बताओ, आपने क्या किया था, एक क्लस्टर बनाया था, उसमें 2 3 मशीनें ले ली थी आपने, एक मशीन डाउन हुई तो दूसरे पे चले गए थे आप, दैट इज हाई एबिलिटी। वो हाई एबिलिटी तब फेल हो जाती है जब पूरा पूरा डेटा सेंटर ही डाउन हो जाए। अब मान के जो 3 मशीनें आपने ली थी, क्लस्टर बनाया, तीनों की तीनों फेल हो गई, बताओ क्या करोगे? हो गया ना डिजास्टर। अब डिजास्टर से रिकवर करने से के लिए क्या करना पड़ेगा, डिजास्टर रिकवरी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको डिपेंड होना पड़ेगा एक दूसरे रीजन पे। तो क्लाउड में क्या होता है, अगर एक रीजन फेल हो जाता है तो आप दूसरे रीजन पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो डिजास्टर रिकवरी होती है, दैट इज ड्यूरेबिलिटी, जो क्लाउड के अंदर होती है, बाकी जगह नहीं। ठीक है, देखो, डू यू हैव बैकअप, आपके पास क्या बैकअप है, हाउ फास्ट यू कैन रिस्टोर द बैकअप, अगर बैकअप है तो कितनी जल्दी आप बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो। तीसरी चीज, हाउ डज द बैकअप स्टिल वर्क, क्या आपका बैकअप करंट है और क्या आप उसको यूज कर पा रहे हो। हाउ डू यू इंश्योर द करंट लाइव डेटा इज नॉट करप्ट, आपका जो करंट ट्रांजेक्शन डेटा है वही करप्ट हो गया तो क्या करोगे। ठीक है, जिसका अभी बैकअप नहीं बना। तो ये सारी सिचुएशन में आप करोगे डिजास्टर रिकवरी, यानी कि डिजास्टर रिकवरी या डिजास्टर रिकवरी साइट पे शिफ्ट हो जाए। डिजास्टर रिकवरी में तो टाइम लगेगा, लेकिन डिजास्टर रिकवरी साइट यहाँ अवेलेबल है, एक दूसरा रीजन अवेलेबल है जहां आप शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, तो 2 रीजन में आप डेटा रखोगे, एक रीजन फेल है तो दूसरे रीजन में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। अच्छा, इसके बाद देखो, रीजन और जियोग्राफिक लोकेशंस की बात करेंगे। तो रीजन क्या होता है, रीजन इज अ ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल डेटा सेंटर्स। देखो, हमारे पास डेटा सेंटर बहुत सारे हैं, ठीक है, और एक सिंगल एरिया में मान के चलते हैं दिल्ली के अंदर 3 डेटा सेंटर है। ठीक है, तीनों मैंने क्या है, 1 1 किलोमीटर पे लगा दिए। अब वो क्या बन गया, एक रीजन बन गया, दिल्ली रीजन। अब दिल्ली रीजन के अंदर 3 डेटा सेंटर मेरे चल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो डेटा सेंटर चल रहे हैं, दैट इज माय अवेलेबिलिटी जोन, जिसे कहेंगे एजेड। एजेड मतलब अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, अब एज्यूरो के पास कितने रीजन और कितनी कंट्रीज होती है, तो एज्यूरो के अंदर 58 रीजन अवेलेबल हैं, जिसमें 140 कंट्रीज इन्वॉल्व है। ठीक है, जियोग्राफी इज डिस्क्रीट मार्केट ऑफ 2 or more रीजन दैट प्रिजर्व डेटा रेजिडेंसी एंड कंप्लायंस बाउंड्रीज। देखो, जियोग्राफिक का मतलब ये है कि भाई कंट्री है, पर कंट्री किस जियोग्राफिक लोकेशन से बिलोंग कर रही है, जैसे मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक। ठीक है, और आपका तुम्हारा अलग अलग रीजन है। ठीक है, इस टाइप से, जैसे आपने नॉर्थ रीजन ले लिया, साउथ, तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ये इस तरीके से उनको भी अलग अलग बांटा गया है।
पहले ज्योग्राफिक लोकेशन से, फिर उसके बाद अब कंट्री के हिसाब से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट इनको बांटा गया। समझ रहे मेरी बात को? अब जी, देखो। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। जी। तो पिछली स्लाइड पे जाएंगे आप एक। जी। रीजन में और अवेलेबिलिटी जोन में कोई डिफरेंस है, ये दोनों एक ही चीज है? देखो, ये रीजन ही अवेलेबिलिटी जोन है आपका, जिसमें मल्टीपल डेटा सेंटर रह रहे हैं। रीजन के अंदर बहुत सारे डेटा सेंटर, ठीक एक है। रीजन के अंदर 50 डेटा सेंटर ऐसा बोल जाए, तो वो हमारा अवेलेबिलिटी ठीक। जोन हो गया। ठीक है, जिसे एक अवेलेबिलिटी AZ। जोन बना, एक रीजन। हाँ। ठीक। इसी तरह से 58 रीजन है और 140 कंट्री इन्वॉल्व है इसमें, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये ठीक है। देखो, ये मैप में ठीक। बताया गया है। ये देखो, आप मैप में देखो, ये देखो। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा इस एरिया में है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद देखो इस एरिया में, यहाँ जी। देखो, ये आपका अफ्रीका इसमें नहीं है। ठीक है, फिर इधर है देखो, चाइना के इधर, इधर। दुबई में क्या है? ये दुबई में कुछ ये है? है देखो, ये यूएई रीजन है, ये देखो। यूएई में है, यूएई सेंट्रल है, नॉर्थ, और ये सेंट्रल, ये दो है जगह है, कतर के अंदर है। ठीक है, इसराइल में है, इधर एरिया में है सारा। हम्म। ठीक है, और एक्चुअल में देखो यहाँ पे इसलिए ज्यादा है, मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑप्टिकल फाइबर है, बहुत जाल बिछा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। अगर ऑप्टिकल फाइबर का जाल आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ इतना ऑप्टिकल फाइबर डाल दिया उन्होंने अमेरिका रीजन से इस रीजन को जोड़ने के लिए, ये हद हो गई है। सबसे ज्यादा बैंडविड्थ मिल रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डेटा सेंटर ज्यादा है। बाकी और जगह, इधर इधर भी ऑप्टिकल फाइबर डाले गए हैं। ठीक है, इधर भी डाले गए हैं। तो जहाँ जहाँ ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा डाले गए हैं, वहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी जोन ज़्यादा है। ठीक है, ये कह सकते हैं आप इसको। ये डिपेंड करता है और स्किल के ऊपर। अफ्रीका में इतना नहीं है, और रशिया में भी शायद इतना नहीं। हाँ, उतना नहीं है ना वहाँ पे, एक्चुअल में क्या है ना, ऑप्टिकल फाइबर कम है। और दूसरा क्या है, वहाँ पे पैसा जो है ना, वो इन्वेस्ट करने वाले लोग कम है। मतलब जहाँ से कमाई होगी वहीं पे तो खर्चा करेगा आदमी। नहीं समझ रहे? हम्म। ये है, बस, और कोई बात जी नहीं। जी। अब देखो, अब बात करते हैं पेयर रीजन की। पेयर रीजन का मतलब होता है एक रीजन की दूसरे रीजन के साथ रिडंडेंसी। ठीक है, इसे कहते हैं पेयर रीजन। ठीक है, ये देखो, ईच रीजन इज पेयर्ड विद अनदर रीजन विद 300 माइल्स अवे। जब भी कोई एक रीजन होगा तो उसका एक पेयर रीजन जरूर होगा। ठीक है, ओनली वन रीजन इज अपडेटेड एट ए टाइम टू इंश्योर नो आउटेज। देखो, जब भी कोई रीजन अपडेट होता है, ठीक है, तो उसका जो पेयर रीजन है वो अपडेट नहीं होगा उस समय। उस समय वही अपडेट होगा, क्योंकि देखो क्या होता है, जब अपडेट होता है तो कभी कभी डाउन टाइम भी होता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई अपडेट करना है, कुछ चीजें चेंज करना है, तो उसको हम्म। शट डाउन करना पड़ता है। तो उसका जो पेयर रीजन होता है, वहां पे सर्विस अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, और वहां से आउटेज हो जाती है, तो वो वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए पेयर रीजन बना के रखते हैं कि अगर एक रीजन फेल हो जाए हम्म। या कुछ डाउन करना पड़े, तो दूसरे रीजन पे वो शिफ्ट कर देते हैं चीजों को। ठीक है, इसे कहते हैं डिजास्टर रिकवरी। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, कि भाई पूरा पूरा हम्म। डेटा सेंटर ही डाउन हो गया तो क्या करेंगे? तब हम दूसरे डेटा सेंटर या दूसरे रीजन में शिफ्ट हो हम्म। जाएंगे, अपने पेयर रीजन में शिफ्ट हो जाएंगे ना, हम्म। तो रिकवरी मिल जाएगी आपको। इसलिए ये रिकवरेबिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, एज्योर जियो रिडंडेंसी स्टोरेज। देखो, दूसरी चीज है कि जो आपके स्टोरेज है, उसकी भी रिडंडेंसी यहाँ पे मिलती है। आपकी जो डेटा होता है रेप्लिकेट करता रहता है दोनों तरफ। यानी कि एक स्टोरेज यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, यहाँ से डेटा यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, मतलब आपस में मिररिंग हो रही है दोनों। ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, वो आपस में क्या हो रहे हैं, क्लोन हो रहे हैं। इसका फायदा ये होता है कि एक रीजन से हम्म। जब दूसरे रीजन पे शिफ्ट होते हैं, तो डेटा सेंटर का जो डेटा होता है, ठीक है, वो दूसरा डेटा जो मेरा डेटा है वो काम आता है उससे। ठीक है, और जैसे ही दूसरा डेटा सेंटर ऑन हो हम्म। जाएगा, ऑटोमेटिकली उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो, हम्म। ये आपके देखो अलग अलग रीजन है। देखो, कनाडा है, कनाडा सेंट्रल, कनाडा ईस्ट। नॉर्थ अमेरिका में देखो, ईस्ट यूएस, वेस्ट। अब ये ईस्ट और वेस्ट आपस में क्या हो गए, दोनों पेयर में हो गए।
जर्मनी सेंट्रल, जर्मनी नॉर्थ, इन दोनों का पेयर बन गया। कनाडा सेंट्रल, कनाडा ईस्ट का बन गया, ईस्ट का वेस्ट के साथ। ये देखो, कनाडा में दो हो गए, सेंट्रल और ईस्ट दोनों का पेयर बन गया। नॉर्थ अमेरिका में ये आपका ईस्ट यूएस, वेस्ट यूएस, इनका पेयर बन गया। जर्मन में ये जर्मनी में दोनों का पेयर बन गया, सेंट्रल और नॉर्थ का। समझ रहे हो? तो ये पेयरिंग होती है इसकी। जी। ठीक है, ये देखो, नॉट ऑल एज्यूरे क्लाउड सर्विसेज आर अवेलेबल इन एवरी रीजन। देखो अब क्या होता है कि दूसरी चीज यहाँ पे आपको देखनी है कि हर सर्विस हर रीजन में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको स्पेसिफिक रीजन में ही मिलेगी। ठीक है, जैसे आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेंट्रल यूएस में मिलेंगी, बाकी जगह मिलेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं, हम्म, ठीक है, जो आपको यूज करना जरूरी है, तो आप उस रीजन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इंडिया में भी रह रहे और इंडिया के आप तो सेंट्रल यूज करोगे ना, सेंट्रल इंडिया। ठीक है, हम्म, लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई अगर आपको वो सर्विस यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपको ईस्ट यूएस में ही जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो वो मेरा अल्टरनेट रीजन हो गया। ठीक है, मैं अपने पास वाले रीजन को तभी यूज करूंगा जब वो सर्विसेज वहाँ पे है। अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, जो चीजें वहाँ पे अवेलेबल है वहीं पे अवेलेबल है, दूसरी जगह अवेलेबल है। जी। Recommended reason, a reason that provide the broadest range of services capability and designed to support availability zones। कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल नहीं होता, आपने चूज किया अवेलेबिलिटी, वहाँ पे बोल दिया नो अवेलेबिलिटी अवेलेबल, तो अब क्या करोगे भाई? आप दूसरे रीजन में जाओ, वहाँ मिलेगा आपको अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये हो गया रिकमेंडेड जोन जहाँ पे सारी चीजें मिल रही है। ऑल्टरनेट जोन जहाँ पे स्पेसिफिक चीज मिल रही है। ये रीजन दैट एक्सटेंड एज्यूरे फुटप्रिंट विद इन ए डेटा residency boundary where the recommended region also exists, not designed to support AJETs। ये अवेलेबिलिटी जोन को सपोर्ट नहीं करता। ये रीजन मिल तो रहा है लेकिन अवेलेबिलिटी जोन नहीं है यहाँ पे, वो सर्विसेज नहीं है जो अवेलेबिलिटी जोन में मिल रही है आपको। ठीक है, जैसे फॉल्ट टॉलरेंस वाली की जो चीजें हैं आपकी, डिजास्टर रिकवरी वाली, वो नहीं मिल रही। तो आप पर्टिकुलर रीजन चूज तो कर लिया लेकिन डिजास्टर में दिक्कत हो जाएगी आप। ठीक है, तो नॉर्मल जो चीजें होती है वो होती है जनरल अवेलेबिलिटी। जनरल अवेलेबिलिटी इज अ सर्विस कंसिडर्ड रेडी टू बी यूज पब्लिकली बाय एवरीवन। जो एवरीवन यूज कर रहे हैं दैट इज जनरल अवेलेबिलिटी, वो सब जगह अवेलेबल होगा, आपके रीजन में भी अवेलेबल होगा, दूसरे के भी रीजन में अवेलेबल होगा। ठीक है, एजुरे क्लाउड सर्विस आर ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज। अब देखो, इसमें देखो फाउंडेशन आपके आ गया और मेन स्ट्रीम हो गई। ठीक है, फाउंडेशन में देखो क्या है, जनरल अवेलेबिलिटी इमीडिएटली और 12 मंथ्स इट इज रिकमेंडेड एंड अल्टरनेटिव। मतलब यह फाउंडेशन में क्या है कि 12 महीने, जो आपके एक साल जो है, एक साल तक ये अवेलेबल हो गई है। ठीक है, उसके बाद वो बढ़ाई जाएंगी। मतलब जैसे डेटा सेंटर खुलता है ना, तो पहले स्टार्ट में कम सर्विसेज रखते हैं, तो फाउंडेशन हो गया, और जब उसको एक साल हो गया, उससे ऊपर हो गया, तो वो कन्वर्ट कर देंगे मेन स्ट्रीम में, और उसमें और चीजें भी ऐड कर देंगे। हम्म, मतलब कुछ समय कहते हैं कि कमिंग हम्म, सून या थोड़ी दिन बाद आना, तो वो चीज आपकी हो गई फाउंडेशन ठीक में। है। फाउंडेशन में कुछ चीजें कमिंग सून रहेंगी, मेन स्ट्रीम में सारी मिलेंगी आपको। ठीक है, हम्म, अब देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस ईस्ट 1 और नॉर्वे ईस्ट आपके। अब देखो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन अलग अलग मिलेगा आपको, तो आपको अपना रीजन यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस रीजन में आपको जाना है, यूएस में जाना है, एशिया पैसिफिक में किधर जाना है आपको, या यूके में जाना है, किधर जाना है आपको, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसी समय। ठीक है, स्पेशलाइजेशन रीजन, कुछ स्पेशल रीजन होते हैं। स्पेशल रीजन जो होते हैं वो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, मतलब हाइड रखती है। ऐसे रीजन जो गवर्नमेंट कंप्लायंस और लीगल इशू की वजह से हाइड कर दिए जाते हैं, जैसे कि यूएस डीओडी सेंट्रल, यूएस गवर्नमेंट वर्जीनिया, यूएस गवर्नमेंट लोवा। 3 एज्यूरे गवर्नमेंट सीक्रेट लोकेशंस अनडिस्क्लोज्ड। ये देखो, गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया ये रीजन है, मेरा डेटा पड़ा है यहाँ पे, इस गवर्नमेंट का डेटा पड़ा है यहाँ पे इसको बोल दो डिस्क्लोज कर दे। ठीक है, तो ये चीजें किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगी, वो हाइड कर देते हैं चीज। इसी तरह चाइना वाले ने बोल रखा है कि हम्म, भैया हमारा चाइना का जो रीजन है, चाइना ईस्ट है और चाइना नॉर्थ है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, पार्टनरशिप में है माइक्रोसॉफ्ट के साथ।
तो माइक्रोसॉफ्ट और ये 21 वायानेट, इन दोनों, देखो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हम अपना लगाएंगे, चाइना वालों ने बोला ठीक है भैया मैं तभी लगाने दूंगा जब मेरी एक कंपनी है खुद की, गवर्नमेंट कंपनी, उस गवर्नमेंट कंपनी की निगरानी में आप काम करोगे तभी लगाने दूंगा, नहीं तो नहीं लगाने दूंगा। चाइना ने बोल दिया ऐसा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे चाइना की मोनोपोली है, ये जब चाहे आपके माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ से भगा देगा, ठीक है। और ये बोलेगा जो मुझे हम्म चाहिए वो डेटा आप मुझे प्रोवाइड करो, वो बोलेगा कि भाई सबका डेटा लीक करके मुझे दे दो, ठीक है, तो देना पड़ेगा भैया उसको, नहीं तो जा बोरिया हम्म अस्तर उठा ले। समझ रहे हो, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। ये चाइना वाले जो है ना, इन्होंने मोनोपोली खेली है कि भाई जिससे कि क्या करे भाई हमारे अंडर में माइक्रोसॉफ्ट आ जाए, और हम क्या करें किसी का भी डेटा कभी भी उठा के चेक कर लें। तो इस वजह से उन्होंने ये ऐसा कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट डज नॉट डायरेक्टली मेंटेन द हम्म डेटा सेंटर, ये इनको माइक्रोसॉफ्ट के तो हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया भैया हमने खोलने तब दिया है जब चलाएंगे हमारे बंदे। अब देखो होगी ना हम्म, मोनोपोली उसकी। तो ये 21 वाया नेट है इनकी, जी चाइना की अपनी कंपनी है, गवर्नमेंट की, जी ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन, देखो अवेलेबिलिटी जोन इज ए फिजिकल लोकेशन मेड अप ऑफ वन और मोर डेटा सेंटर, जैसे अभी मैंने बताया एजेट्स, अवेलेबिलिटी जोन, रीजन और अवेलेबिलिटी जोन वही आपके हो गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रीजन के अंदर बहुत सारे डेटा सेंटर है, वही आपके अवेलेबिलिटी जोन कहलाए। डेटा सेंटर इज अ सिक्योर बिल्डिंग दैट्स कंटेन हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। कहने का मतलब है अब ये जो आपके होते हैं, तो जैसे एक एरिया है, एक एरिया में इनकी 4 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में इन्होंने बनाया एक डेटा सेंटर, दूसरी बिल्डिंग में बनाया दूसरा डेटा सेंटर, तीसरी बिल्डिंग में बनाया तीसरा सेंटर। अब ये क्या हो गया, एक रीजन के अंदर कम से कम 3 अवेलेबिलिटी जोन हमारे पास मिल गए, ठीक है। तो रीजन में कम से कम 3 बनाते बनाते डेटा सेंटर, जिससे कि क्या हो, कभी भी प्रॉब्लम आए तो वो क्या है, लेटेंसी ना आए। देखो डेटा सेंटर विद इन ए रीजन विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो डिफरेंट बिल्डिंग्स अलग अलग बिल्डिंग में बनाएंगे, बट दे विल क्लोज इनफ टू प्रोवाइड लो लेटेंसी, यानी कि लेटेंसी ना हो, इसलिए क्या है बिल्कुल पास पास में बनाते हैं। इट इज कॉमनली प्रैक्टिस टू रन द वर्कलोड इन एटलीस्ट 3 availability zones to ensure the services remain available in case of data center fail। तो हो गई आपकी डिजास्टर रिकवरी ऑफ हाई रीजन। तो अगर एक डेटा सेंटर फेल हो गया तो तुरंत ही दूसरे पे शिफ्ट होंगे, और उनके डिस्टेंस कम होगा जिससे कि वहां पे लेटेंसी ना आए और जल्दी से आप हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप VMs बनाओगे तो वहां पे आपको रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1 2 3 किस में आपको रखना है, ये देखो एक ही बिल्डिंग में 3 अलग अलग डेटा सेंटर है, तो AZ1 AZ2 AZ3 इस तरह से आपको दिखाएगा। जैसे ईस्ट यूएस में अवेलेबिलिटी जोन आपने सेकंड वाला सेलेक्ट किया, तो आपका जो डेटा है वो सेकंड बिल्डिंग में जा रहा है, ये समझ लीजिए, ठीक है। इस रीजन के अंदर सेकंड डेटा सेंटर पे आप रख रहे हो अपना डेटा, ठीक है। अब आप ये देखो इसका साइज बड़ा है तो यहाँ पे ज्यादा डेटा रख सकते हो आप, इसका कम है इसमें कम रख सकते हो। इस तरह से अलग अलग रीजन आपको दिए होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो रेडंडेंसी की बात, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कम से कम देखो 3 AZ आपको एक साथ रेडंडेंसी में रहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो सेंट्रल यूएस हो गया, ईस्ट यूएस टू, टू, वेस्ट यूरोप, 3 आ गए ना, देखो 1 2 3 यूएस के अंदर ही हम्म 3 आ गए, फिर यूरोप आ गया, फिर सेंट्रल आ गया, फ्रांस सेंट्रल आ गया, नॉर्थ यूरोप आ गया, साउथ ईस्ट एशिया आ गया, ठीक है। तो जहाँ अवेलेबिलिटी सेट है वहाँ के दिखाएगा, तो वही आपको चूज करना पड़ेगा उनमें से, ठीक है। अच्छा, अवेलेबिलिटी जोन इन एज्यूर रीजन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट। देखो दो चीजें होती हैं हमारी, फॉल्ट डोमेन होता है और अपडेट डोमेन। फॉल्ट डोमेन का मतलब क्या है, फॉल्ट डोमेन का मतलब है कि पर्टिकुलर आपका सर्वर रैक कितने यूज कर रहे हो, दैट इज द फॉल्ट डोमेन। So, a logical grouping of the hardware to avoid a single point of failure within AZ group of virtual machines that share a common power source and network switch।
तो सिंगल रैक की बात कर रहे हैं। फॉल्ट डोमेन का मतलब है सिंगल रैक। एक ही सिंगल रैक में आपके पास 10 सर्वर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये 10 के 10 सर्वर सेम पावर, सेम नेटवर्क स्विच, सेम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका फॉल्ट डोमेन। दूसरा होता है आपका अवेलेबल डोमेन। अवेलेबल डोमेन का मतलब है एक से ज्यादा रैक है आपके पास, पर उसमें आपने क्या किया हुआ है, जो वीएम्स है, वीएम्स के कितने आप कितने वहां पे वीएम्स की कॉपी आप रख रहे हो, वो होता है अपडेट डोमेन। एज्यूरे में नीड टू अप्लाई अपडेट्स टू अंडरलाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अपडेट डोमेन्स इंश्योर योर रिसोर्सेज डू नॉट गो ऑफलाइन। यानी कि एक से ज्यादा कॉपी आप वीएम्स की रख रहे हो, एक से ज्यादा रैक में, वो हो गया अपडेट डोमेन। और तीसरी चीज है अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट का मतलब है लॉजिकल ग्रुपिंग दैट यू कैन यूज एज्यूरे टू इंश्योर दैट द वीएम्स यू प्लेस इन द अवेलेबिलिटी सेट आर डिफरेंट फॉल्ट और अपडेट डोमेन्स टू अवॉइड डाउनटाइम। अवेलेबिलिटी सेट का मतलब यह है कि भाई आप जो यूज कर रहे हो, एक जगह आपने एक वर्चुअल मशीन रखी है और उसी की क्लोन दूसरे उसी में चला दी, तो इसका मतलब अगर एक फेल होगी तो दूसरी भी फेल हो जाएगी, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अवेलेबिलिटी सेट का मतलब है कि एक सर्वर के एक रैक को यूज करोगे एक वीएम के लिए, और उसका दूसरा अवेलेबिलिटी सेट दूसरे रैक के दूसरी मशीन या दूसरे सर्वर पे रखोगे, तो वो अवेलेबिलिटी सेट कहलाएगा, जिससे कि डाउन टाइम ना तो हो। एक ही डेटा सेंटर में होगा देखो, ये एक ही डेटा सेंटर में होगा अवेलेबल सेट। जी अब आपको दिखाते हैं। देखो, ये पूरा रैक हो गया, एक रैक ये, एक हम्म। रैक ये, एक रैक ये। तो अलग अलग रैक हैं, तो अलग अलग फॉल्ट डोमेन होंगे ना। हम्म। फॉल्ट डोमेन अलग अलग हो गए। अब एक फॉल्ट डोमेन के अंदर 4 सर्वर चल रहे हैं, यहाँ पे भी चल रहे हैं, यहाँ पे भी चल रहे हम्म। हैं। तो अब दूसरी चीज है अपडेट डोमेन। अपडेट डोमेन का मतलब है ये सर्वर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, और एक सर्वर यहाँ पे चल रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम्म। ये सर्वर और ये सर्वर दोनों आपस में क्या है, अपडेशन में है। यहाँ पे कुछ अपडेट हो रहा है तो वो हम्म। अपडेट यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है। अगर मैंने इसके दो अपडेट सेट यहाँ पे रखे हैं, तो अगर ये वाला फेल हो गया, ठीक है, तो यहाँ से काम चला लूंगा मैं। दूसरा क्या है कि ठीक है। अगर ये और ये अपडेट में थे, ये भी डाउन हो गया और ये भी डाउन हो गया, तो मेरे पास ये बच गया, इसको यूज कर सकता हूँ। तो एक के हम्म। मैंने दो बना लिए, हम्म। तो इसे बोलेंगे फॉल्ट डोमेन। समझ रहे हो। फॉल्ट डोमेन किसको बोलेंगे, यूडी जीरो और यूडी वन को या इन तीनों को? देखो, देखो जैसे आपने ये पूरा एक रैक लिया, ये रैक लिया, ये ठीक है। रैक लिया, तो ये अलग अलग आपके ठीक है। पास रैक हो गए, तो ये आपके क्या हो गए। अगर ये पूरा पूरा रैक क्रैश हो गया, समझो, तो क्या होगा, फॉल्ट हो गया, तो दूसरा अवेलेबल है ना मेरे पास। जी। तो मुझे क्या करना है, इसकी एक कॉपी यहाँ भी रखनी है। ठीक है। भाई यूडी जीरो है, यूडी वन है, ये दोनों आपस में क्या है, ठीक है। कॉपी में है। अब हाँ। मैं चाहे तो इसकी दो कॉपी रखूं या एक कॉपी रखूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। ठीक है। वही चीज आप यहाँ पे बता रहे हो, देखो, अगर आप फॉल्ट डोमेन चूज कर हम्म। रहे हैं और आपने यहाँ पे देखो दो चूज किया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे दो सर्वर सेलेक्ट कर लेगा यहाँ के। हम्म। और फॉल्ट डोमेन में देखो, एक और एक, ये दो यूज होंगे। फॉल्ट डोमेन दो हो गए, तो एक और एक दो, ठीक है। अब आपने अपडेट हम्म। डोमेन में आपने 5 कर दिया, मान के चलते, तो 1 2 3 4 5, ये तीसरा भी यूज करना पड़ेगा आपको। नहीं, ये वाला नहीं होगा फिर ये। आज आप यहाँ नहीं, पर 5 है तो कर, एक दो तीन चार खत्म कर पाँच ऐसे, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो फॉल्ट आज। डोमेन दो ही यूज किए ना, तो एक दो दोनों रैक, दो रैक चलेंगे आप। और अपडेट डोमेन अगर अच्छा। करोगे तो 5 कर दिया आपने, तो 5 चलेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 ऐसे, ऐसे होता है। अच्छा, आज हम यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं। बस होने वाला है इसको। थोड़ा सा ही रह गया। हाँ, क्योंकि उसमें ये था कि मैं बस एक्चुअली बस, मेरी एनर्जी जो है ना वो डाउन थ्योरी तो, हो गई है। मैं अपनी तरफ से 1.5 घंटा पहले का अच्छा अच्छा, हाँ बैठा ये हूँ। बात भी है, सही कह रहे हैं। मैं तो सोच रहा था आपका एजीर अकाउंट भी बनवा के आज थोड़ा सा लंबा खींच देता, फिर कल कल का दिन बस मेरा काम खत्म कर एक्चुअली देता।
कल वो गोलगप्पे खाए हैं, 2 दिन से गोलगप्पे खा रहे थे मीठे वाले, और साथ वो महल में पिया है वो जो यखनी वो जो होता है उसका जूस टाइप। अच्छा अच्छा। तो गला ऐसे लग रहा है जैसे दर्द कर रहा है। ओहो। गोलगप्पे खाए, एक काम कीजिए, वो आती है ना, क्या कहते हैं, मुलेठी आती है ना, पता नहीं वहाँ मिलती होगी ना। मुलेट मिलती है। होगी लाजमी। मिलती है। हम्म। उसमें शहद मिला के हाँ और हाँ। चाट लो, खत्म। गले में जो भी चम्मच के प्रॉब्लम साथ, है। चम्मच के साथ हाँ, थोड़ा सा ले लो उसमें। मुलेठी चम्मच। मुलेठी जो है थोड़ी सी ले लो आप। ठीक है। 10 ग्राम, दस हाँ ग्राम के आसपास ले लो। और उसमें जो हाँ है शहद डाल दो। ठीक है, पाउडर होता है हाँ उसका, उसमें डाल के और हाँ चाट लो। हाँ। खत्म, बिल्कुल एक दिन में ही खत्म। एक छोटी चम्मच। एक दिन में खत्म, ये गले की प्रॉब्लम खत्म सारी। हाँ, क्योंकि मेरा हर साल में 3-4 दफा होती है, लेकिन मैं वैक्सीनेशन कराता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे, तो वैक्सीनेशन अरे वो तो बहुत गलत कराते हैं। वैक्सीनेशन क्या करता है, हाँ आपके जो बैक्टीरिया है ना, उनको मार देता है। हम्म एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर हम्म ना 1.5 किलो से ज्यादा बैक्टीरिया है, जो हमारी इम्यूनिटी को हम्म प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम लोग अगर वैक्सीनेशन हम्म करते हैं, दूसरी चीजें करते हैं ना, तो बैक्टीरिया हार्म हो जाते हैं। हम्म तो वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम तो ये, करते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। क्योंकि हर साल में 3-4 दफा होता था, तो जब मैं 2-3 साल से वैक्सीनेशन करा रहा हूँ ना, हम्म। तो 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा गला खराब होता है, उसके बाद फिर ठीक वो हो जाता है, एक्चुअल यानी बिगड़ता नहीं है। वो क्या होता है, एंटीबायोटिक होती है और कुछ नहीं। एंटीबायोटिक आपके हाँ, जो तो ये बैक्टीरिया को जब, ना खत्म कर देती है, गले के जो बैक्टीरिया होंगे ना, गला पकड़ लिया आप, तो हाँ बैक्टीरिया का लेवल कम कर दिया हाँ उसने, तो उससे क्या होगा भाई, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, वो तो खत्म होगा। वो पल भर के लिए होता है, मतलब 1-2 दिन के लिए खत्म खांसी, या बाकी चीजें गले हम्म में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। हम्म क्योंकि देखो, मेडिसिन जो हम्म होते हैं वो थोड़ी देर के लिए आपको प्रोटेक्ट करता है, बस, ज्यादा नहीं। लेकिन हम्म आयुर्वेदिक चीज जो होगी वो आपको एकदम से खत्म, फिर आगे होगी नहीं वो प्रॉब्लम। हम्म ठीक है ना। हम्म। तो ये चीज यूज तो करो आप। आप आज थोड़ा सा यहाँ पर हम रुकते हैं, कल उसी टाइम पे मिलेंगे जो हमने व्हाट्सएप पे तय किया है। 10 बजे के आप बाद। मुझे हम्म। एग्जाम कोड वाली स्लाइड दिखा सकते हैं, जो हमने एग्जाम कोड वाली स्लाइड देखी थी। मतलब वो जो उसमें सारे कोड थे। हाँ अच्छा, वो तो मैंने आपको भेजी थी ड्रॉप बॉक्स में, नहीं मिली हाँ, आपको? लेकिन मैंने उसमें से और मिल गई है, मैंने उसमें से कुछ पूछना है, इसलिए मैं बोला आप जरा खोल लेंगे तो ये वाली। यहाँ पर क्लियर ये हो वाली। जाएगा। हाँ, जी। जैसे हमारे एमसीएससी में ये होता था कि एक पेपर करोगे तो आपको एमसीपी मिलेगा, हम्म फिर आप 3 पेपर टोटल करोगे तो आपको एमसीएस ए मिलेगा, हम्म फिर आप टोटल 5 पेपर करोगे, 2 इलेक्टिव करोगे तो आपको एमसीएस ई मिलेगा। हम्म। तो अजूर में क्या होता है? अजूर जो है ना, वो तो रोल बेस्ड है। ठीक है। अजूर तो रोल बेस्ड है, रूल के हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन देता है। भाई, जिसमें लिखा है अच्छा, एजूरे तो एडमिनिस्ट्रेटर, तो एक रोल हो गया ये। आप सीधा इसको करोगे ठीक है तो ये मिलेगा आपको, ठीक है इसको करोगे तो ये मिलेगा ठीक है। आपको। बस, इसमें तो सिंपल है। अच्छा, तो जो आपने मुझे कराना है वो फंडामेंटल कराना है, एडमिनिस्ट्रेटर कराना है, हम्म। और ये। सिक्योरिटी कराना है, अच्छा। और सोल्यूशन एक्सपर्ट कराना है। ऐसे ही है। सॉल्यूशन, अच्छा ये वाला, लास्ट वाला। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। ऐसे ही कराएंगे ना आप? देखो, मैं तो किसी भी ऑर्डर में करा दूंगा, मैं तो पहले इसे भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ठीक है चाहिए पर आपको, ये, क्योंकि आपस में ठीक है। एक दूसरे तो से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारे एग्जाम बनते हैं, एक बनता है AZ 900, एक बनता है AZ 103, हम्म। एक बनता है AZ 500, और एक बनता है, बाकी 2 बनते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट से, 300 और 301, करेक्ट? करेक्ट। 1 2 3 4 5 एग्जाम बनते हैं, करेक्ट? बिल्कुल। ऐसे ही है। जी। जी जी, बस मेरा यही सवाल था। जी। तो कल फिर हम अपने टाइम पे स्टार्ट करें इसको, जो व्हाट्सएप पे हमने ठीक है, भेजा, ठीक है। कल टेन हाँ टेन ओ हाँ, क्लॉक 10 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलें।